नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हिडन एजेंडा बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा बांटती रही है और बंटवारे की रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती रही है। नरेश बंसल ने आगे कहा कि बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों का हक मारकर एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है और इस बात की पुष्टि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान से होती है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था कि आर्थिक संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का हक है। खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख और गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अनूठी पहल की है। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं से भेंट में मिले शॉल दिया दिव्यांग संस्था के दिव्यांगों को उपहार के रूप में दे दिया। अनिल बलूनी के प्रतिनिधि और बीजेपी प्रवक्ता विपिन ने संस्था को शॉल सौंपा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि इस बार देश में इंडिया की जीत होने वाली है। एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि पहले चरण के मतदान से बीजेपी बौखलाई हुई है और अभी आने वाले चरणों में बीजेपी की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। वहीं मदन कौशिक के कांग्रेस मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल पर जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा कि मदन कौशिक को पहले अपना मैनिफेस्टो देख लेना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने अपने लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने अपने मुद्दों को देख करके वोट किया है और जब लोग वोट करते हैं तो कांग्रेस जीतती है और जब भी लोगों ने किसी और सवाल पर वोट किया है तो तब कांग्रेस कमजोर हुई है। तो इन्होंने अपने सवाल पर वोट किया है तो कांग्रेस ताकत। वहीं कांग्रेस छोड़कर लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर कांग्रेस संगठन की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया था कि जो लोग डरे हुए हैं और जिन्होंने कुछ गलत कर रखा है वही बीजेपी में जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बलात्कारी है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से ज्वाइन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कोई भी नेता कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों ईडी की जांच के दायरे में है और उनकी बहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली की माने तो कानून अपना काम करता रहेगा और किसी के भी बीजेपी में शामिल होने से उनके पाप नहीं माफ होंगे। उनके अनुसार परिवार वाले अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या क्या संबंध है। सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का
संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मतदान से पहले और बाद भी बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुनबा बढ़ने से कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धन्ने का है। इस दौरान दिनेश धन्ने वो ही हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बातें पार्टी स्तर में होनी चाहिए वो सोशल मीडिया और शिकायतों के माध्यम से हो रही है। तो क्या भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है? भले ही भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, मतदान से पहले और बाद भी भाजपा में ज्वाइनिंग अभियान जारी है, लेकिन कुनबा बढ़ने से कहीं न कहीं आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। ताजा मामला टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धन्ने का है। दिनेश धन्ने वही हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बातें पार्टी स्तर में होनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया और शिकायतों के माध्यम से हो रही है। वैसे तो अब तक 16,000 से अधिक कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है। बीते दिनों लैंड्सडाउन से विधायक दिलीप सिंह ने पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया में टैग करते हुए विपक्षी नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर राम तेरी गंगा मैली हो गई का एक पोस्ट किया था, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर ये एक नाराजगी बताई जा रही थी। मगर अब एक बार फिर टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एलजी जोशी को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने के ऊपर छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। देखिए इस पत्र में उन्होंने जो लिखा है। एक बैठक में हमारे पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने ने टीएचडीसी के निर्देशक का नाम लेते हुए उनको आरोपित किया है। पत्र में किशोर उपाध्याय और उनके समर्थकों को टीएचडीसी से करोड़ों रुपए के ठेके चलाने का आरोप लगाया है, जिनसे किशोर उपाध्याय ने अपनी छवि खराब होने का आरोप दिनेश धन्ने पर लगाते हुए फिलहाल उन्होंने कार्यकारी निर्देशक से इन संबंध में आपकी ओर से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने और टीएचडीसी में कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और किसकी अनुशासन पकड़ रहे हैं, इसको अवगत कराने की बात का नया बवाल छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इससे दल बदल के रुझान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात की शुरुआत बता दी। वहीं भाजपा के नेता इसे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की भूमिका को बता रही है। कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत पहले से कहती आ रही है और लगातार कहते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खुद कील नोके बिछाने का काम कर रही है। जिस तरह से भर भर के विपक्षी दल के नेताओं को ले जाने का काम उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किया, वो अपने लिए अब वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, दुराचारी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी दल के नेताओं के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही थी, तो आनन फानन में वो ये देखना भूल गई कि जो लोग जन्मजात एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनको ले जाकर उसको कितना बड़ा नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के भीतर लोकतंत्र मजबूती से कूट कूट करके भरा हुआ है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं पर भी किसी बयान से, किसी बातचीत से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें अपेक्षा भी करते हैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से, अपने प्रत्येक नेता से अपेक्षा करते हैं वे एक मर्यादित ढंग से व्यवहार करें और पार्टी को मजबूत करने का काम में लगा रहे। कहीं पर कोई इस प्रकार की बात आती है तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेती भी है
और लेगी भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा विधायकों की टेंशन आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की तो नहीं, तभी विपक्षी नेताओं के आने से उनकी कुर्सी छीनने का डर बना हुआ है। क्या हाईकमान जल्द इन पर एक्शन करके पार्टी का अनुशासन कायम रख पाएंगे, या विपक्ष की आशंकाओं के तहत एक दिन उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त तो होगा, लेकिन वो दिन भी करीब होगा जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ नेता कांग्रेस की तरफ लौटेंगे। तक की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। पहले चरण में हुए चुनाव के बाद सत्ता दल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जनता को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर या धर्म पत्नी के लिए मंगलसूत्र बना सके। कांग्रेस राज में सोने की कीमत कम थी, जबकि 10 साल में सोने की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें मंगलसूत्र तो दूर, सोने की अंगूठी बनवाना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अग्निवीर और अंकिता भंडारी का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि पहले चरण का चुनाव पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परसों मतदान होना है, ऐसे में केंद्र में सत्ताधारी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो बयान निश्चित रूप में लगता है कि वो तो विचलित हैं ही, लेकिन वो भारत को भी विचलित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र पर बात कही है, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज गाँव में तमाम जगहों पर शादियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारा आम जो यहाँ का नागरिक है वो इस लायक नहीं रह गया है कि वो 75-80 हज़ार रुपये तोले का सोना खरीद सके। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया और 65 साल में सोना 30,000 से ऊपर नहीं गया, 29,000 से ऊपर नहीं गया, और आपके 10 साल के कार्यकाल में सोना 76,000 78,000 पहुँच गया। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि सोना जो मंगलसूत्र पर नजर आपकी थी। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर ही होंगे। सरकार की तरफ से बोलते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि अब निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए चुनाव को लेकर अब बीजेपी भी उत्साहित दिख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और अब भी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी कोई एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रतिनिधि सब 365 दिन 24/7 सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो चाहे चुनाव जब हो जाए वो सक्रिय रहते हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी SOP जारी कर दी है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि इस बार जो यात्री है वो 2 गुना आएंगे और इसके तहत ही जो सब तमाम विभाग हैं वो अपनी व्यवस्थाएं कर लें। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी SOP जारी कर दी गई है, जिसमें कई सलाह और साथ साथ हिदायत जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं जो देश भर से आएंगे, उनके लिए दी गई है। साथ साथ ये 11 भाषाओं में इस SOP को जारी किया गया, क्योंकि अत्यधिक जो लोग आते हैं वो महाराष्ट्र, साउथ इंडिया से आते हैं और ऐसे में उनकी भाषाओं में ये SOP जारी की गई है ताकि वो आसानी से इसे पढ़ सके। वहीं इस जो स्वास्थ्य विभाग की जो SOP है उसके तहत 50 जो स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो तीर्थ यात्री आए, उनकी स्कैनिंग हो
सके, उनकी जो बीपी है, साथ साथ जो छोटी मोटी बीमारी है उनकी चेकिंग हो सके। साथ साथ इस बार जो स्वास्थ्य एटीएम बनाए गए थे पिछले वर्ष, उसे भी अब जारी रखा जाएगा। साथ साथ जो टेली मेडिसिन है उसके माध्यम से आप 24 घंटे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर सकेंगे। तो ऐसे में तमाम हिदायत भी दी गई है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो बीमार हैं, वो कृपया अपनी दवाइयाँ रख लें और जो ये सफ़र है चार धाम का वो 7 दिन से अधिक करें, क्योंकि ऐसे में अगर आप जल्दबाजी में आते हैं तो आपको, अगर हार्ट पेशेंट है या फिर आपको शुगर लेवल है, तो ऐसी बीमारियां आपको यहाँ पर जान गंवा सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जो स्वास्थ्य की जो SOP दी है आप उसको पढ़ के ही चार धाम आएँ। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के लिए और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। IG गढ़वाल KS नगनियाल ने कहा कि यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता देने का पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। मित्र पुलिस का आशय यह है कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पर्यटक है, जो भी यहाँ आता है, उनसे मित्र भाव से व्यवहार किया जाए। यदि उनको कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे पर्यटक पुलिस है, वो उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ विजिट करना है। वैसे तो आजकल साइट में सब उपलब्ध है, लेकिन हमारे पर्यटन पुलिस को भी इस संबंध में ट्रेंड किया गया है, और ताकि वो जो पर्यटक आता है यदि कुछ पूछताछ करते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो लोग भी जानकारी दे सकते हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिससे पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। BKTS भी अपने स्तर से सभी व्यवस्थाओं में अग्रसर है। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण करा लिया है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 10 मई को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि यात्रा व्यवस्था में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उस अनुरूप हम जो स्वयं सहायता समूह है, महिला समूह है, उनके द्वारा उत्पादित जो प्रसाद है उसको भी हम मंदिर समिति क्रय करती है, और अपने जो काउंटर होते हैं उन पर हम उनका विक्रय भी करते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन पूजा पर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है। गत वर्ष भी हमने प्रयास किया था कि जो हमारा पोर्टल है उसको हमने और सुव्यवस्थित किया था, और हम प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर समिति में अधिक से अधिक जो हमारे सिस्टम है उसको हम ऑनलाइन करें। E-फाइलिंग का, E-ऑफिस का, ऑनलाइन पूजा इत्यादि पर हम फोकस कर रहे हैं, और IT का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष जो हमने जब ऑनलाइन पूजा प्रारंभ करी, पोर्टल को ऑन किया, तो एक सप्ताह के भीतर में लगभग 7000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है, और इससे मंदिर समिति को एक सप्ताह के भीतर में ही 1,20 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। और विशेष पूजा जो बद्रीनाथ में, केदारनाथ जी में होती हैं, विशेष पूजाएं होती हैं, महाभिषेक इत्यादि इस प्रकार के अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, उसके लिए जो श्रद्धालुओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। और उसके अलावा हम ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी हमने, क्योंकि कई श्रद्धालु होते हैं जो ऑनलाइन पूजाएं बुक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने विकल्प के रूप में ऑफलाइन पूजा का व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित की है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में चारधाम यात्रा ने निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और इस वर्ष भी जैसा हमें पूर्व में अनुमान था, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसी अनुरूप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने, जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है उसमें पंजीकरण किया है, और एक सप्ताह के भीतर लगभग 13 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने उसमें पंजीकरण किया है। तो
इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर अपनी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कुछ समय पूर्व में शासन स्तर पर जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागवार सभी विभागों की विस्तृत जो कार्य योजना थी उसकी समीक्षा की गई। और देखिए, विगत वर्ष जब चार धाम यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उससे पूर्व मंदिर समिति ने अपने 4 अध्ययन दल देश के 4 प्रमुख मंदिरों में भेजे थे, जिन्होंने वहां पर के यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट संस्तुति हमको दी थी। तो उसमें एक संस्तुति उनकी ये भी थी कि जो भी हमारे धामों में जो भी विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं तो उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में बड़ी भारी संख्या में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव लगातार आते रहते हैं और मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, उनको प्रसाद इत्यादि भी देती है, लेकिन पूर्व में उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और कई बार वीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अव्यवस्थाएं भी पैदा होती थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र हमने ये व्यवस्था प्रारंभ करी थी और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है और इस वर्ष भी हम उसमें कुछ संशोधन सुधार करके जहाँ पर आवश्यकता दिखेगी उस हिसाब से हम उसको इस वर्ष भी लागू करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित कर दिए हैं। उन सभी नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इन नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन विभाग अब नियमित कार्रवाई करेगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोकथाम हो सके। शहर के निजी स्कूलों की बसें यदि सड़क पर खड़ी की गई तो उनका भी तुरंत चालान काटा जाएगा। पर्यटन सीजन में किसी भी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात व्यवस्था पटरी से ना उतरे, इसके लिए जरूरत पड़ने पर टीम भी बढ़ाई जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें। नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। नो पार्किंग में 3 टीमें हमारी लगी हुई है, एक हल्द्वानी और नैनीताल में, ये लगातार कार्य कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर टूरिज्म सीजन के दृष्टिगत बाहर से भी कुछ दल आकस्मिक रूप से बुलाए जा सकते हैं। रुड़की के पिरानकलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव के जंगल में खनन माफियाओं ने किसानों की तैयार खड़ी फसल को जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन से रौंद डाला, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रहमतपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी तैयार खड़ी फसल को खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में जेसीबी और पोकलेन मशीन लगाकर रौंद डाला, जिसमें 7 फीट से ज्यादा गहराई तक खुदाई कर डाली, जिसका खामियाजा उन्हें बरसात में भी उठाना पड़ेगा। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि खनन कर रहे लोगों से जब इस पर बात की गई तो उल्टा उन्हें गाड़ी के नीचे रौंदने की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत उन्होंने पिरानकलियर थाने में तहरीर देकर की। पीड़ित किसानों की मांग है कि उन्हें उनके नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। अजी माफियाओं ने बिल्डोजर चला रखा हमारे खेत को, फसल उजाड़ दी सारी और 2 लाख रुपए खर्चा है हमारा और उसमें जेसीबी भी है, डंपर वगैरह, पोपलाइन सब चीज़ है जी। बहुत नुकसान कर दिया, हमें बताया तक भी नहीं, हमारी फसल उसे उजाड़ दी। पुलिस को जांच दी हमने, पुलिस ने कोई आए थे जांच के लिए, कह रहे कि जो देखेंगे इस मामले में उनसे बात करेंगे। हम क्या करें इस मामले में, हमारे तो कुछ सुनवाई भी हो रही, हम क्या करें, इसमें बहुत खर्चा आया हुआ था। हम तो छोटे छोटे पेटे पाड़ते हैं, ये वो तैयारी करते हैं, इसमें भारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और न कोई खर्चा वर्चा दे रहा कोई।
खबर देहरादून से है, जहां आग में फंसे लोगों के लिए दून पुलिस देवदूत बनकर आई। सेलाकुई क्षेत्र में रेस्टोरेंट में लगी आग में फंसे 3 व्यक्ति को दून पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण गैस पाइप का फटना बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभालकर स्थिति को काबू में कर लिया। सभी लोग सुरक्षित हैं, सबको प्राथमिक इलाज देकर घर भेज दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में लू लगने का खतरा भी बढ़ने लगा है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के वक्त भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल के अनुसार लू के चलते अक्सर लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए अपने अपने शरीर को सही मात्रा में पानी जरूर दें। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।